तो लास्ट लेक्चर में देखो हम लोगों ने मोलैलिटी कर लिया था और हमने मोलैलिटी से मोलैलिटी और मोलैलिटी से मोलैरिटी कन्वर्ट करना भी सीख लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहले 2-3 टर्म में उनको आज निपटा लेंगे और फिर कैसे एक टर्म से दूसरे टर्म में कन्वर्ट करते हैं वो सीखते हैं। ठीक है, तो फटाफट हम लोग चलो बाकी बचे हुए टर्म को निपटाते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, जैसे आप लोगों के स्कूल में जैसे जो परसेंटेज होता है मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100 से मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं करना है बस। तो मतलब जैसे चलो समझते हैं मोल के टर्म में करना है। पहली बात तो जैसे मान लेते हैं कि आपके पास ए है और बी। अरे ए और बी, जैसे मान लो वाटर में आपने ग्लूकोज मिलाया तो ग्लूकोज ए मान लो सॉल्यूट और बी मान लो सॉल्वेंट। तो कुछ भी कर लो, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट है, तो ऐसा कुछ है। तो इसका मोल एज्यूम करते Na है और इसका मोल Nb। तो फिर जो टोटल मोल जो होगा, टोटल मोल दिस विल बी Na प्लस Nb। सो टोटल मोल इज Na प्लस Nb। ठीक, ये हमारे टोटल मोल होंगे। तो देखो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, अगर आप ए का मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो ए के मोल को टोटल मोल से डिवाइड करो। अगर आपको बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो बी के मोल को टोटल मोल से डिवाइड करो। तो मतलब क्या होगा आपके पास, तो जो मोल फ्रैक्शन होगा इसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स वैसे स्मॉल एक्स इसका सिंबल होता है। तो अगर आप ए लिखते हो, ए का मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो एक्चुअल में देखो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है मोल अपॉन टोटल मोल। तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसके मोल को टोटल मोल से डिवाइड करना है। तो सपोज करते हैं हमें ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो आप ए के मोल को टोटल मोल से डिवाइड करोगे। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो आप ए के मोल को टोटल मोल से डिवाइड करोगे। अगर आपको बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आप बी के मोल को टोटल मोल से डिवाइड करोगे। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है आप उसके मोल को टोटल मोल से डिवाइड करोगे। दिस इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में जो एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट वो ये कि अगर आप x से और अगर आप xb को ऐड करो, दोनों को ऐड करके देखो ये 1 आएगा। तो मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है, हमेशा 1। ये वैसे जैसे मान लो आपको स्कूल में जो परसेंटेज मिलता है, अगर आपको 70% मार्क्स मिलते हैं, इसका मतलब 70% मिला है तो 30% नहीं मिला है। जो आपको मिलता है और जो आपको नहीं मिलता है दोनों का सम क्या होगा, 100%। वैसे ही इसका मोल फ्रैक्शन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो हमेशा 1 आएगा, ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपके पास होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल अपॉन टोटल मोल। तो इसमें नीचे लिखो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट is defined as मोल अपॉन टोटल मोल। तो किसी भी कंपोनेंट का अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल को टोटल मोल से डिवाइड करना है। ठीक है, एक हम लोग बात इसमें चलो और समझ लेते हैं। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि वाटर में आपने शुगर भी डाल दिया, ग्लूकोज भी डाल दिया और साथ में आपने नमक भी डाल दिया, दो चीज़ें भी हो सकती है। तो हम लोग वैसे केस में देखते हैं कि क्या होगा। तो मान लेते हैं हमने वाटर में सॉल्वेंट में 2 चीज़ें मिला दी, मतलब कि ABC। अरे एक ABC मतलब अरे ग्लूकोज मिला है तो ग्लूकोज का मोल, सॉल्ट का मोल और वाटर भी तो है ना, वाटर का भी मोल। तुम्हारे तो 3 चीजें हो गई अगर उसका मोल है NC। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, तो टोटल मोल क्या होगा, दिस विल बी Na प्लस Nb प्लस NC। तो यहां आपके पास क्या होगा, तो यहां आपके पास जो मोल फ्रैक्शन होगा XA, तो वो क्या होगा, मोल ऑफ A अपॉन टोटल मोल। तो अब क्योंकि 3 चीजें हैं तो टोटल मोल में Na प्लस Nb प्लस NC। ऐसे अगर आपको XB निकालना है तो फिर क्या होगा, मतलब B का मोल फ्रैक्शन तो मोल ऑफ B अपॉन टोटल मोल। और ऐसे आप C को X से लिख लेना खुद से, आप समझ में तो आपको आई क्या होगा। और मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है, तो XA प्लस XB प्लस XC
का सम 1 होगा, ये बात का ध्यान रखना है। तो मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल अपन टोटल मोल। तो चलो इस पे एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं सिंपल से। तो नीचे क्वेश्चन लिखो 46 ग्राम इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH is dissolved in 180 gram water. Find mole fraction and molality of solution। हाँ, एक बात इसमें देखो, अगर मोल फ्रैक्शन नहीं मेंशन किया कि किसका निकालना है, देखो दो चीजें हैं, ये सल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, और ये मेंशन नहीं किया कि मोल फ्रैक्शन किसका निकालना, तो आप हमेशा मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट निकालोगे। नहीं दिया है तो क्या निकालना? मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। तो इसमें नीचे लिखो इफ इन क्वेश्चन इट इज नॉट गिवन which mole fraction is to be determined, then in that case always find mole fraction of solute। तो आपको हमेशा किसका निकालना है? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। चलो मैं यहाँ पे दोनों कर देता हूँ, पर अगर नहीं मेंशन किया तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो देखो क्या होगा आपके पास, ठीक है, पीछे माइक चेक करना पड़ता है कहीं आवाज ना बंद हो जाए। तो इथेनॉल का मोल, तो क्या होगा? इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास निकाल के देखो सब लोग, क्या आएगा? 2 कार्बन का मास 24 + 16 40 और +6 46 ही होगा, तो 1 मोल। और वाटर का मोल टेन मोल। तो मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो ऐसे देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, तो इथेनॉल का मोल 1 अपॉन टोटल मोल, सो दिस इज 1/11। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी चलो कर ही लेते हैं, दोनों निकाल लेते हैं। पर वैसे आपको कोई मेंशन नहीं किया तो आप क्या करोगे? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालोगे। सॉल्यूट क्या होता है? जिसका अमाउंट कम होता है। ठीक है, दिस इज वाटर। अब क्वेश्चन में आपसे मोलैलिटी भी पूछा है, तो मोलैलिटी तो आपको याद ही होगा, लास्ट टाइम पे बताया। मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सॉल्यूट का मोल देखो 1 है और सॉल्वेंट का मास केजी में लेना होता है, तो दिस इज 180 ग्राम। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, सो 180/1000 से डिवाइड करेंगे, सो दिस इज 100/18। ठीक है, यूनिट विल बी मोल पर केजी। तो ये हमारा होगा मोलैलिटी। तो ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया। ठीक है, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी हमने डिटरमाइन कर लिया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते, इस पे एक क्वेश्चन चलो और कर लेते हैं कुछ आगे करने के पहले। तो एक न्यूमेरिकल और लिख लो। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है NaCl एंड NaOH का। ठीक है, सबके मोल निकाल लेते हैं। तो NaCl का मोल, NaCl का मॉलिक्यूलर मास 58.5, अब तक आपको याद हो गया होगा, दैट इज 2। NaOH का मोल, एंड हम लोग वाटर का मोल निकालते हैं, H2O का मोल। ये सबका मोल है एक्चुअल में।
हम लोग सबका मोल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वाटर का मोल क्या होगा 540/18, सो दिस इज 30 मोल। ठीक है, तो हम लोगों को मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, NaCl का। तो NaCl का मोल है 2 अपॉन टोटल मोल 2 + 4 + 30, सो दिस विल बी 1/18। अरे 36 से 1/18 आएगा। और मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, तो NaOH के मोल है 4 और टोटल मोल इसको सम करो तो 36, तो दिस इज 1/9। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन होता है मोल अपॉन टोटल मोल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। और मैंने आप लोगों को पहले जैसे बताया कि आप एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरा कंसंट्रेशन टर्म निकाल सकते हो, तो मोल फ्रैक्शन से हम लोग मोलैलिटी या मोलैरिटी निकाल सकते हैं, पर उसको अभी नहीं करेंगे। अब पहले सारा कंसंट्रेशन टर्म कंप्लीट कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, फिर एक से मैं सारे निकाल के दिखा दूंगा। तो हम लोग यहाँ तक हो गए, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोगों का हो गया आपका मोल फ्रैक्शन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अब आगे आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट टर्म इज परसेंटेज। परसेंटेज आजकल बहुत मतलब ट्रेंड में है। अरे ट्रेंड में मतलब कि कोरोना वायरस के टाइम पे होता है ना, दिन भर आप सैनिटाइजर लगाते रहो, तो सैनिटाइजर में क्या होता है, अल्कोहल होता है। कितना % अल्कोहल चाहिए, आजकल तो बच्चे को पता है कि 70% अल्कोहल चाहिए होता है एक्चुअल में। उससे ज़्यादा चलेगा, उससे कम में उतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो वही 70% अल्कोहल एक्चुअल में बाई वॉल्यूम, अरे लिक्विड होता है ना वो। तो देखते हैं कि क्या होता है परसेंटेज, कैसे डिफाइंड होता है। और परसेंटेज तो आपको बचपन में स्कूल में भी मिलता था वो। तो परसेंटेज क्या होगा, ये होता है सैल्यूट अपॉन सोल्यूशन इनटू 100। तो सैल्यूट को ऊपर सैल्यूट है, नीचे सोल्यूशन, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर आप बोलोगे सर यूनिट क्या लेना है, यूनिट तो आपने बताया ही नहीं क्या लेना है, कि सर मास लेना है, मोल लेना है, वॉल्यूम लेना है, ये तो सर मेंशन नहीं किया। तो अब देखो होता कि आप जब परसेंटेज के बारे में जब मतलब देख रहे होगे, तो जो अल्कोहल जो होता है उसमें 72%, ये 70% जो लिखा होता है 70% उसके आगे लिखा रहता है बाई वॉल्यूम बाई मास, ऐसा लिखा रहता है वो। तो वही समझते हैं कि परसेंटेज को कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो परसेंटेज को डिफाइन करने के 3 तरीके हैं। पहला है W/W, दूसरा हो सकता है V/V, और तीसरा होता है W/V। देखो तीन ही चीज हो सकती है कि 2 सॉलिड को मिलाया गया हो, मतलब 2 सॉलिड को मिलाया गया हो। जैसे कई बार आप समझ लो आप घर पे बिस्किट, अरे बिस्किट खाते हो ना, बिस्किट नमकीन, तो बिस्किट में पीछे जब पढ़ोगे तो परसेंटेज कई बार लिखा रहता है 10%, क्योंकि बिस्किट सॉलिड है और जैसे जो उसमें जो भी मिलाया गया मान लो तो वो भी सॉलिड, तो वहाँ पे जो परसेंटेज होता है नॉर्मली वो मास में होता है। ठीक है, कई बार आप लिक्विड को लोगे, जैसे आपके घर जैसे सैनिटाइजर आजकल आता है, कफ सिरप आता है, ये अल्कोहल, अरे वही ड्रिंक करने वाला अल्कोहल, वही तो उसमें परसेंटेज जो होता है वो वॉल्यूम में होता है। और तीसरा वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम मतलब कि जैसे मान लो वाटर में आपने क्या मिलाया, नमक मिलाया, तो वो बनाते हैं ना वो जूस, मान लो कोई भी जूस शरबत या जो भी, तो आपने वाटर में क्या है नमक मिलाया, शुगर मिलाया, फिर उसको पीते हैं, ड्रिंक करते हैं। तो वहाँ पे जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट वो क्या होता है, वेट, उसका मास होगा, और सोल्यूशन का वॉल्यूम। तो ये 3 तरीके से डिफाइंड होगा। तो इसको मैं लिखता हूँ डिटेल में। देखो W/W इसका मतलब क्या होगा, मतलब परसेंटेज होगा W/W में। ठीक है, तो W/W का मतलब ये है कि अगर आपको ये लिखा है W/W मतलब ऊपर क्या लेना है, ऊपर देखो ऊपर हमेशा सैल्यूट है, नीचे हमेशा सोल्यूशन। तो W/W का मतलब वेट ऑफ सैल्यूट अपन वेट ऑफ सोल्यूशन। V/V का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सैल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। W/V का मतलब है वेट ऑफ सैल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अरे कई बार होता है ना सैल्यूट सॉलिड होता है और सोल्यूशन लिक्विड होता है। ठीक है, इसका रिवर्स नहीं हो सकता है। ठीक है, ये 3 पॉसिबिलिटी होती है। तो क्या होता है, वेट ऑफ सैल्यूट यहाँ मतलब कि, और वेट ऑफ सोल्यूशन। तो ऊपर ध्यान रखना, ऊपर सैल्यूट नीचे हमेशा सोल्यूशन होगा, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज परसेंटेज W/W। सेकेंड क्या होता है, ये वाला परसेंटेज करेंगे V/V, तो इसका मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ सैल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो ये परसेंटेज V/V होता है। और लास्ट परसेंटेज जो है इसका मतलब ये होता है दिस इज वेट ऑफ सैल्यूट अपॉन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100, ठीक है। अब एक बार आ सकता है कि यूनिट क्या लेना है, यूनिट दोनों का यूनिट जो भी लेना सेम लेना, ग्राम में लो या केजी में लो पर सेम लेना, जिससे यूनिट कट जाए, दोनों के यूनिट सेम लेना, उसमें जो भी लोगे वो यूनिट बच जाएगा, ठीक है। तो यूनिट आप जो भी लेना, ये तो कट ही जाएगा, ये कट जाएगा, लास्ट वाले का बच जाएगा। तो ये आपके पास टर्म होगा 3 तरीके से, मतलब इसको हम लोग इन 3 मेथड से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ऊपर हमेशा सल्यूट होता है और नीचे हमेशा इसमें क्या होता है, नीचे हमेशा इसमें सोल्यूशन होता है, ऊपर सल्यूट नीचे सोल्यूशन। तो चलो ऐसे ही एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखते हैं 49 ग्राम H2SO4 is dissolved in 200 gram water. Find percentage by mass. ऐसा लिखा रहेगा परसेंट। देखो 3 टर्म में, एक ही टर्म में नीचे मास आ रहा है, आप देखो, एक तो W/W था, एक V/V था और एक था W/V। तो 2 में तो वॉल्यूम नीचे था, एक ही में मास नीचे था। तो अगर बाई मास बोल रहा है तो आपको W/W लेना है। तो कुछ बातों का ध्यान रखना है, अगर परसेंटेज में मेंशन नहीं किया है कि कौन सा परसेंटेज लेना है, तो ऑलवेज टेक वेट बाई वेट, W/W, ठीक है। तो लिखना चाहो लिख लो, इफ परसेंटेज इज नॉट गिवन, which percentage is to be taken, always take W/W। नहीं मेंशन किया तो W/W लेना है। और बाई मास का मतलब भी होता है W/W, क्योंकि एक ही में ही, मतलब एक ही परसेंटेज के नीचे मास आता है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन। तो क्या होगा, परसेंटेज क्या होगा, H2SO4 का मास कितना है 49, अरे सॉल्यूट का मास, नीचे सोल्यूशन का मास से वाटर है, तो सोल्यूशन का मास 249 × 100, ठीक, ये इसका आंसर है। इसको सॉल्व कर लेना, ये अप्रॉक्सीमेटली 20% के आसपास आएगा, 20 या 20 से थोड़ा सा कम, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट 20% इसका आंसर होगा। तो बस यही होता है परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या होगा, सॉल्यूट अपॉन सोल्यूशन × 100, ठीक है। तो ये हम लोगों का परसेंटेज हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 5th टर्म को करते हैं। 5th इज ppm। ppm का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो ये यूज वहां होता है जहां पे परसेंटेज बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ppm क्या होता है, वही आपका सोल्यूशन, मतलब वही परसेंटेज के जैसे डिफाइंड होता है। तो ये क्या होता है, सॉल्यूट अपॉन सोल्यूशन, मिलियन का मतलब होता है 10⁻⁶। तो ये इसका फॉर्मूला, ये भी वैसे वेट बाय वेट बाय वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है। तो ये 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो ppm means सॉल्यूट, इसमें लिखो ppm is defined when amount of solute in solution is very small। तो ये कब डिफाइंड होगा, जब सॉल्यूट का अमाउंट सोल्यूशन में बहुत कम होगा, इसलिए इसको 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ppm इज डिफाइंड व्हेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सोल्यूशन इज वेरी स्मॉल। तो सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा, जब सोल्यूशन में बहुत कम होता है तभी इसको डिफाइन करते हैं। और इवन आपके पास अभी जो लिखा है परसेंटेज, इसको देख लेते हैं। तो देखो परसेंटेज जो होता है वो सॉल्यूट अपॉन सोल्यूशन इनटू 100 होता है, ठीक है। आप दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करके देखो क्या होगा। जैसे दोनों को डिवाइड करोगे तो ppm अपॉन परसेंटेज जो होता है डिवाइड कर दो, तो ये 10⁴, या फिर ppm जो होता है ये परसेंटेज इंटू 10⁴ होता है। तो जब भी परसेंटेज बहुत छोटा होता है तो वहां पर हम लोग ppm का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, आप सबको पता है कि CO2 का अमाउंट एयर में 0.03% है, ठीक है। ये तो अगर आप इसका ppm निकालोगे
तो ये क्या होगा 0.03% इंटू 10⁴, तो दिस इज 300 ppm। तो मतलब एयर में CO2 300 ppm होता है। तो अगर आप जैसे कई बार किसी मतलब अगर आप गूगल पे जैसे पढ़ोगे या फिर कोई आप अच्छे इंग्लिश न्यूज़पेपर को अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे जो CO2 का अमाउंट लिखा रहता है वो ppm में लिखा रहता है, वो लिखा रहता है 300 ppm। तो आप उसको देखो 0.03% क्या होता है, आपको रियल लाइफ में यूज़ करने में काफ़ी दिक्कतें होती है। तो जो बहुत छोटे टर्म होते हैं उनको बड़ा बताने के लिए, उनको बड़ा दिखाने के लिए हम लोग आपका ppm का यूज़ करते हैं पार्ट्स पर मिलियन। तो CO2 का अमाउंट जो एयर में दैट इज 300 ppm। और आप लोगों को पता होगा कि ग्लोबल वार्मिंग जो चलिए ग्लोबल वार्मिंग, तो इसमें जो CO2 का जो लिमिट जो तय किया गया है कि CO2 जो होता है वो 400 ppm के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर इसके ऊपर हो गया तो फिर वही क्लाइमेट चेंज के अलावा मतलब अर्थ में कुछ भी हो सकता है। क्या होगा किसी को नहीं पता। एक्चुअल फैक्ट तो ये मैं बोलूँ, मुझे क्या किसी को नहीं पता, बहुत रिसर्च चल रहा है, किसी को कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी हो रहा है। मतलब ऐसा हो रहा है कि जैसे लास्ट ईयर की मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर दिवाली के दिन बारिश हुई थी पूरे इंडिया में। तो ये तो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा कि दिवाली के दिन बारिश हो गई। तो मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब कभी भी गर्मी कभी भी ठंडी, कुछ भी क्लाइमेट चेंज। दुबई में कुछ समय पहले आपको मैं बताता हूँ बर्फ गिरी थी, कुछ भी हो रहा है मतलब। तो अगर CO2 का अमाउंट बढ़ गया तो क्या इफेक्ट होगा किसी को नहीं पता है, रिसर्च चल रहा है, किसी को एक्चुअल में पता ही नहीं एक्चुअल में क्या होने वाला है। ये 400 ppm एक्चुअल में इसकी लिमिट मतलब तय गई, मतलब फिक्स की गई। और इवन हमारा ये जो क्लाइमेट चेंज को लेके जो ऑर्गेनाइजेशन जो बना हुआ है उसका जो इंटरनेट साइट जो है उसका नाम ही 400.org। तो 400 जो है वो CO2 का अमाउंट है एक्चुअल में जो ppm में मेजर करते हैं। तो ppm का मेन पर्पस क्या होता है, जो मतलब वैल्यू बहुत छोटा होता है, जहाँ पे CO2 का अमाउंट बहुत छोटा होता है, तो उसको आपको बड़ा दिखाने के लिए, मतलब बड़ा इन द सेंस कि एक लेमैन मतलब कि एक आम आदमी को समझ में आ जाए, तो उसके हिसाब से हम लोग उसको 10⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो आम इंसान को 0.03% समझने में दिक्कत होगी, पर उसको बोलो कि अरे भाई, उसको ऐसे बोलो, मान लो एक आम इंसान है उसको बोलो। और इवन कई बार बुक में आजकल ये दिया रहता है परसेंटेज 0.035। तो पहले मतलब आज से 20-30 ईयर्स पहले CO2 का अमाउंट एयर में था 0.03%, अभी हो गया 0.035% और लिमिट रखी गई 0.04%। आप एक आम इंसान को बोलो कि अभी 0.03 है और 0.04 होने पे अर्थ में पता नहीं क्या हो सकता है, तो वो बोलेगा अरे इतने छोटे वैल्यू से क्या होगा। तो वो बोलेगा अरे ये सब क्या बोलते हो, इतने छोटे वैल्यू से क्या फर्क पड़ेगा। पर उसको बोलो अरे अभी CO2 का अमाउंट 300 है और 400 अगर हो गया तो पता नहीं क्या होगा, तो उसको लगेगा अरे 300 से 400 कितने बड़ा चेंज। तो ये सब जो टर्म जो चेंज किए जाते हैं साइंस में, देखो साइंस का पर्पस होता है कि ये सब वैल्यू जो लेम है ना उसको समझ में आ जाए। तो ये सब जो हम लोग जो भी कंसंट्रेशन टर्म जो भी डिफाइन करते हैं, जैसे मान लो कि सैनिटाइजर में मान लो अल्कोहल चाहिए तो 70% मतलब, तो अगर आप उसको परसेंटेज की जगह अगर आप मोल फ्रैक्शन में डिफाइन करते तो उसको समझने में दिक्कत ही आती। तो हम लोग जो भी चीज़ें समझते हैं या फिर जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं रियल लाइफ में, वो वैसा होता है जो किसी भी इंसान को समझ में आ जाए। तो जब भी परसेंटेज बहुत छोटा होता है तो उसको बड़ा बनाया जाता है जिससे किसी भी इंसान को समझ में आ जाए। तो करंट में CO2 300 मतलब पहले 300 था, करंट में अभी इस टाइम पे 350 हो गया है। 400 लिमिट रखा गया है। 400 के ऊपर जाने पे यह है कि हो सकता है पोलर के जो आइस है, पता होगा नॉर्थ पोल साउथ पोल पे जो आइस है वो मेल्ट कर सकते हैं, और जितने भी लो लाइंग एरिया से, जितने भी लो एरिया से अरे समुद्र के किनारे वो डूब सकते हैं। जैसे इंडिया में कुछ फेमस सिटी लाइक चेन्नई डूब सकता है पूरा, कोच्चिन डूब सकता है, मुंबई डूब सकता है, साथ में कई कंट्रीज जैसे मालदीव डूब सकता है। जो भी समुद्र के किनारे जो भी सिटीज है वो डूब सकते हैं एक्चुअल में। तो अगर सारे के सारे वही आइस मेल्ट कर गए तो इस वजह से वो 400 का लिमिट रखा गया है। अब अगर वो हो गया तब क्या होगा नहीं पता, किसी को नहीं पता क्या होगा एक्चुअल में। पर लो लाइंग एरियाज जिससे बताया, जैसे मालदीव्स एक कंट्री आपको पता होगा उसका हाइट बहुत कम है, तो अगर पूरा पोलर आइस मेल्ट कर गया तो मालदीव्स पूरा का पूरा कंट्री ही डूब जाएगा मतलब। और इसके अलावा कई सिटीज मतलब डूब जाएंगे, कई इवन आपको शायद पता होगा जितने भी बड़ी सिटीज है वर्ल्ड की वो सारे के सारे ओशन मतलब समुद्र के किनारे ही बसे हैं, मतलब ओशन के किनारे। आप कोई भी बड़ी सिटीज देखो लाइक न्यूयॉर्क हो गया, इवन आपका चाइना टोक्यो हो गया, मतलब मोस्ट ऑफ द बड़ी मतलब लार्ज सिटीज जो है मोस्ट ऑफ द लार्ज सिटीज जो है
वो ओशन के किनारे ही है, तो वो मोस्ट ऑफ द सिटीज डूब सकते हैं, पूरा हो सकता है नहीं भी डूबे, पर उनका मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होगा वो पानी में डूब सकता है। अगर मेल्ट कर गया तो मतलब, और एक्चुअल में क्या होगा किसी को नहीं पता है, रिसर्च है चल रहा है, लोग गेस करते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा किसी को नहीं पता। तो ये पीपीएम होगा। पीपीएम अगर आपको निकालना है तो परसेंटेज को 10 to the power 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो आपका आ जाएगा। जैसे CO2 का अमाउंट एयर में कितना है 0.03%, 10 to the power 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा 300 पीपीएम। पीपीएम उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस पता होना चाहिए कि होता क्या है। अब जैसे पीपीएम होता है तो कई बार लोग लिख देते हैं और भी चीज़ें पीपीबी, एक्चुअल में ये सब वैसा ही है। पीपीएम में काम करे तो पीपीबी किस काम का, मतलब पीपीएम भी वैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस परसेंटेज को 10 to the power 4 से मल्टीप्लाई करना पीपीएम आ जाएगा। अब पीपीबी क्या होता है, दिस इज पार्ट्स पर बिलियन, तो दिस इज सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इंटू 10 to the power 9 बिलियन, ठीक है। तो पीपीएम को 1000 से मल्टीप्लाई करना पीपीबी आ जाता है, ठीक है ये। अब इसमें एक और टर्म लिखते हैं हम लोग, एक लास्ट टर्म स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो क्या होता है, दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट, ये मास है, और नीचे क्या है, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसका यूनिट क्या होता है एक्चुअल में, इसका यूनिट है ग्राम पर लीटर, ठीक है, ये होता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट को मतलब ये नीचे लिखो, एक हेडिंग लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, नीचे लिखो इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये इसका फॉर्मूला। तो देखो इसमें कर कैसे सकते हैं, इसको ऐसा करते हैं हम लोग, मास ऑफ सॉल्यूट को मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड कर देते हैं, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो ये मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, मोल, ठीक है, और मोल अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, मोलरिटी। तो एक्चुअल में इससे क्या बना, इससे एक फॉर्मूला बनता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का, वो होता है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अरे मोलरिटी कैसे आया, देखो मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोल होता है, और मोल बाय वॉल्यूम मोलरिटी। तो अगर आप मोलरिटी को मॉलिक्यूलर, अरे ये तो बच गया, ये नहीं क्या, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी तो हमने पहले कर ही रखा है, तो पीछे सेकेंड लास्ट लेक्चर मतलब लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने मोलरिटी भी रिसर्च किया था। मोलरिटी निकाल लो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई करना तो स्ट्रेंथ आ जाएगा, या फिर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो बस आपका क्या होगा, जो भी मोलरिटी होगा उसको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे सारे के सारे कंसंट्रेशन टर्म हो गए जो हम लोगों ने कर लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, एक कंसंट्रेशन टर्म लिखते हैं और उससे सारे टर्म डिफाइन करते हैं। तो मैं कोई भी एक टर्म ले लेता हूँ, उससे चलो बाकी सारे टर्म को डिफाइन करता हूँ। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। तो लिखते हैं आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH in aqueous NaOH solution is 0.1। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, वो मोल अपॉन टोटल मोल होता है, यूनिट कट जाता है। मोल फ्रैक्शन इज ए यूनिटलेस टर्म, वहाँ पे कुछ लिखाया भी नहीं था, ठीक है। फिर आगे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.5 ग्राम पर ml, ठीक है। ये क्वेश्चन है, फाइंड करना, फाइंड मोलरिटी परसेंटेज W/W
भाई बाई मास में मैं लिख सकता था W/W, फिर ppm, वही W, ppm नहीं मेंशन किया तो W/W, बाई डिफॉल्ट ppm लिख लो, W/W बाई डिफॉल्ट मास बाय मास ही होता है, नहीं मेंशन किया तो। एंड एक और कर लेते हैं, एंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। वैसे एग्जाम में नॉर्मली जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें मोलारिटी या परसेंटेज ही पूछता है, पीपीएम में स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन पूछने के चांस बहुत कम होते हैं। तो ये क्वेश्चन इसको लिख लो, और कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले मैंने बताया था कि नीचे वाला टर्म को 1 एज्यूम करना होता है, तो आप लोग नीचे वाला टर्म को 1 एज्यूम करो और उसको सॉल्व करो। तो एक काम करें, नीचे वाला टर्म, तो जो मोल फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, मोल अपॉन टोटल मोल, तो टोटल मोल को यहाँ पे 1 एज्यूम कर लो और सॉल्व करो। तो इसमें वही कर लेते हैं फटाफट। तो कोई भी टर्म क्या होता है 1, मतलब जैसे मोल फ्रैक्शन क्या होता है 1 मोल के लिए डिफाइंड होता है। तो एक काम करते हैं, इसमें एज्यूम करते हैं लेट, आपको कहा था ना कि टोटल मोल को मतलब मैंने ये कहा था कि जो भी टर्म दिया होगा चाहे मोलारिटी तो नीचे वाले को 1 एज्यूम करना है। तो एक काम करते हैं लेट टोटल मोल 1, जैसे टोटल मोल 1 होगा तो देखो क्या होगा, NaOH के मोल अपॉन NaOH के मोल प्लस वाटर के मोल, ठीक है, ये 0.1, ये इसका मतलब है। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है मोल अपॉन टोटल मोल। आपने टोटल मोल 1 माना, टोटल मोल 1 मानने का मतलब ये कि NaOH प्लस वाटर का मोल मिला के 1 है, ठीक है। अब ये मोल आपने 1 माना है तो ऑटोमेटिक इसका मतलब ये है कि NaOH का मोल 0.1 होगा, तो जिसका मतलब ये होगा कि वाटर का मोल 0.9, ठीक है, ये इनके मोल है, ठीक है, ध्यान रखना मोल है। अब मोल आ गए तो हम लोग फटाफट अब करते हैं, देखो NaOH का मास सबका मास निकाल लेते हैं, क्योंकि इतना टर्म निकालने सबका यूज पड़ेगा, तो सबका लेते हैं NaOH का मास, तो मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास दिस इज 4 ग्राम, ये सल्यूट है। अब वाटर का मास, ये सॉल्वेंट है, तो इसका मोल है 0.9, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास 18, सो दिस इज 16.2 ग्राम। अब करके देखो ये आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन का भी मास निकाल लेते हैं, पूरा निकाल लेते हैं, एक ही बार में सब कर लेंगे। सोल्यूशन का मास दोनों को मिला के तो ये आएगा, मतलब दोनों को ऐड करना है, 4 + 16.2, सो दिस विल बी 20.2 ग्राम, ठीक है। डेंसिटी गिवन है सोल्यूशन का, चलो वॉल्यूम में निकाल लेते हैं। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी, तो ये ml में आएगा, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है, ml में आएगा। इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर लो, सो दिस विल बी 20.2 अपॉन 1500 इन लीटर, ठीक, इतने ढेर सारे टर्म आ गए। अब जो पूछा है एक लाइन से कर देते हैं, ठीक है, हमारे पास बहुत इंफॉर्मेशन हो गया। अब देखो सब कुछ हमारे पास आ गया तो फटाफट कर देते हैं। तो देखो क्या होगा, पहले सबसे पहले मोलारिटी क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट 0.1, तो सब कुछ है, सारा इंफॉर्मेशन है। मोल ऑफ सॉल्यूट, मोलारिटी क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन, देखो ये किसका मास था, सॉल्यूशन का, डेंसिटी किसका था, सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम भी किसका, सॉल्यूशन का, ऑब्वियस है ये, सॉल्यूशन का मास सॉल्यूशन का डेंसिटी, तो सॉल्यूशन का मास सॉल्यूशन का डेंसिटी, तो किसका वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का। तो मोलारिटी क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ऊपर चला जाएगा, ये होगा 150 अपॉन 20.2, ठीक, ये उसका होगा मोलारिटी। सेकेंड मोलारिटी निकाल लेंगे। मोलारिटी क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो वही करते हैं, चलो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ऊपर जाएगा तो होगा 100 अपॉन 16.2, इसको मैं स्मॉल m से कर देता हूं, तो क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो ये हो गया मोलारिटी। मोल फ्रैक्शन तो पता ही था, थर्ड आपका वही दिया था, थर्ड आपका निकाला था परसेंटेज बाई मास।
तो परसेंटेज बाय मास में सॉल्यूट का मास, तो सॉल्यूट का मास कितना है 4। अरे यही होता ना, परसेंटेज क्या होता है सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूशन का मास। तो 20.2 इंटू 100, तो ये करना, ये परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक परसेंटेज निकल गया। अब इसके आगे वाले टर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे पूछा है पीपीएम, पीपीएम पूछा है, तो आप पीपीएम के लिए क्या करना, जो परसेंटेज जो निकला है ये, इसको 10⁴ से मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा पीपीएम। और सबसे लास्ट में पूछा है क्या, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन जब पूछा हुआ है तो फिर क्या करना, मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यही तो बताया था लास्ट में। तो मोलैरिटी है 150/20.2 और सॉल्यूट कौन सा था आपका NaOH, उसका मॉलिक्यूलर मास 40। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना आंसर आ जाएगा। तो देखो हम लोगों ने किस तरीके से एक कंसंट्रेशन टर्म को यूज करके सारे कंसंट्रेशन टर्म को निकाल लिया। इस क्वेश्चन को सब लोग ध्यान से देखना, आप लोग इसको दोबारा एक दो बार देख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो एक टर्म से कैसे बाकी दूसरे टर्म निकालते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं थोड़ा अलग सा। तो लिखते हैं परसेंटेज ऑफ H2SO4 इन aqueous H2SO4 solution is 10। ठीक है, फाइंड मोलैलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, ये आपके पास गिवन है। तो को परसेंटेज में एक दिक्कत है, वो ये, हाँ परसेंटेज ये बाई मास है, नहीं मेंशन किया तो आपको मैं बोल देता हूँ बाई मास, नहीं दिया है तब भी बाई मास मतलब W/W लेना है। ठीक है, तो देखो परसेंटेज में एक दिक्कत है, वो ये कि देखो जो परसेंटेज जो होता है, जैसे वो सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूशन का मास इनटू 100 होता है, तो परसेंटेज में 100 का टर्म मल्टीप्लाई होता है। तो वैसे आपको मैंने हमेशा तो बोला है कि इसको 1 एज्यूम करने का, पर क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप 100 एज्यूम कर लो तो बेटर है कि 100 से 100 कट जाएगा, ये सबसे अच्छा रहेगा। वैसे 1 भी ले लो, देखो होता क्या है, आप लेने को तो इसको x भी ले लो आंसर आ जाएगा। तो मैंने कभी भी ये मना नहीं किया कि x नहीं ले सकते, मैं आपको ये बताना चाहता था कि 1 लेने से कैलकुलेशन ईजी होता है। तो परसेंटेज में भी आप इसको 1 लोगे आंसर 100% आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर इसको 1 लेने में कैलकुलेशन बढ़ेगा। आप बेस्ट है इसको 100 ले लो, 100 लेने से 100 कट जाएगा, कैलकुलेशन बहुत सिंपल होगा। तो बाई मास बोला तो एक एज्यूम करते, लेट मास ऑफ सॉल्यूशन, इसको 100 ग्राम एज्यूम कर लेते हैं। तो देखो 100 एज्यूम करोगे 100 से 100 कट जाएगा, तो परसेंटेज कितना गिवन है 10, तो जो सॉल्यूट जो होगा इसका मास 10 ग्राम आ जाएगा। तो फिर ऑटोमेटिक सॉल्वेंट का मास 90 ग्राम। अरे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये आ गया 90 ग्राम। डेंसिटी गिवन है, तो फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी। ये ml में आएगा, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, सो दिस विल बी 1/12 लीटर। तो बस फटाफट दोनों टर्म कर लेते हैं। पहला है मोलैरिटी, तो मोलैरिटी क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखो सॉल्यूट के मोल कितने आएंगे, सॉल्यूट देखो 10 ग्राम है, और सॉल्यूट H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास होता है 98, तो दिस विल बी 10/98। अरे सॉल्यूट का मास है 10, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98 होता है, नहीं पता तो लिख लो 98 होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज 1/12, तो ये आएगा 120/98। ठीक, ये इसका है मोलैरिटी। और मोलैरिटी की बात करते हैं, तो मोलैरिटी होगा मोल ऑफ सॉल्यूट, तो वही 10/98
अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये सॉल्वेंट है, इसका मास केजी में लेना होता है, तो ये होगा 90/1000, ये कट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो दिस विल बी 1000/9 × 98। तो ये होगा मोलैलिटी। ठीक है, तो ये हमारे हो गए सारे के सारे कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, तो हम लोग एक किसी भी कंसंट्रेशन टर्म से बाकी सारा टर्म निकाल सकते हैं। तो अब हम लोगों का जो मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है।